अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सस्पेंस से भरपूर, जहन से महू ना होने वाली अनोखी और शाहकार कहानी वादा। नाम तो उसका करम अली था, लेकिन दुनिया उसे करम बादशाह के नाम से जानती थी। बड़ा ही ख़राब आदमी था, इंसानियत तो उसे छोकी नहीं गुजरी थी। कराची के अंडरवर्ल्ड माफिया का डॉन था वो डॉन। ना जाने किसने इसका नाम रखा था, जबकि वो उल्टा था। अपने नाम से इसका बाप भी एक बदमाश किस्म का आदमी था, लेकिन इसके मरने के बाद जब इसने अपने बाप की गद्दी संभाली तो अपने बाप के काम को मज़ीद बढ़ाया। भत्ताखोरी, शराब और मनशियात की ख़रीद व फ़रोख्त इसके कारोबार थे। इसके अलावा अगवा, बराए तावान और कत्ल जैसे केसों के सिलसिले में वो कई दफ़ा जेल जा चुका था और वापस भी आ चुका था। जेल जाना तो इसके लिए ऐसा था जैसे अमीर लोग अपनी रूटीन तब्दील करने के लिए बैरूनी मुल्क जाते हैं। जेल में भी इसको हर किस्म का ऐश व आराम रहता था, लिहाजा इसको जेल यात्रा में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि ये पाकिस्तान है, जहाँ किसी पैसे वाले के कुत्ते को थोड़ी सी खराश भी आ जाए तो सोशल मीडिया पे शोर मच जाता है, जबकि किसी गरीब का बच्चा किसी बिगड़े हुए अमीरजादे की गाड़ी के नीचे भी आ जाए तो इसे रब की रज़ा समझ के हौसला दिया जाता है और इमदाद के तौर पे हमारे होनहार कानून के रखवाले अच्छी भली रकम भी ले लेते हैं, बल्कि वो रखवाले ख़ुद अपने लिए अलहदा रकम ऐंठते हैं। बेचारा गरीब के मारे गुर्बत के मारे वालिदैन क्या करें, रकम कबूल करनी पड़ती है पेट की आग बुझाने को, रोज़गार ज़िंदगी चलाने को। करम की माँ भी एक ऐसी ही चोरी चकारी का पेशा करने वाले ख़ानदान का एक फ़र्द थी। वो भी ज़िंदा थी, लेकिन इसको अक्सर समझाती थी कि वो इन ख़तरों वाले कामों में जैसे कत्ल और अगवा जैसे कामों में ना पड़े, क्योंकि वो इसकी इकलौती औलाद था। खुद करम बादशाह ने 2 शादियां की थी, इसे दोनों शादियों में से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए अक्सर वो इसे नसीहत करती थी कि वो ख़तरे से बच के रहे। और वाकई एक दिन ख़तरा इसकी ज़िंदगी में आ गया। इस काम में इसकी दोस्त भी बहुत थे तो दुश्मन भी बेशुमार थे। एक दिन उसकी मुखालिफ ग्रोह से ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई। दोनों तरफ से फायरिंग में दोनों पार्टियों के बंदे मारे गए और ज़ख्मी भी हुए थे। उसने फ़ौरन अपने ख़ास बंदे जमाल उर्फ जावा को एक आदमी के साथ भेजा कि जैसे ही रात का अंधेरा फैले वो फ़ौरन किसी भी डॉक्टर को इसके घर से उठा लाए। गो के मुखालिफ ग्रुप अब वापस जा चुका था, लेकिन अभी भी किसी किस्म का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता था। रात के अंधेरे में जब तारीख़ी ने हर चीज़ को ढांपा, इस वक्त जावा अपने एक साथी के साथ डॉक्टर को लेने के लिए अपने डेरे से निकला। इसका रुख डॉक्टर खालिद महमूद के घर की तरफ था। करम बादशाह का इलाका ख़त्म होते ही डॉक्टर का घर था। क्लिनिक इसका इस सरकारी अस्पताल के नज़दीक था जहां इसकी नौकरी थी। इससे पहले तकरीबन 3 साल पहले करम बादशाह को ऐसे ही किसी सियासी जलसे में मार धाड़ और फायरिंग के दौरान मुखालिफ गिरोह की बंदूक से निकली हुई गोली लगी थी, जो इसके कंधे में पेवस्त हो गई थी। इस वक्त भी रात के 2 बजे इसके बंदे डॉक्टर खालिद महमूद और इसके घर से उठा लाए थे। जब मुसलसल दस्तक से परेशान होकर डॉक्टर एक बनियान और शलवार में दरवाज़े पे पहुंचा तो करम बादशाह के आदमी इसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखे इसको गाड़ी की तरफ धकेल के ले गए और इसको कुछ पूछने का मौका भी ना मिला। वो लोग इतने पुरएतमाद थे कि ना उन्होंने अपनी शक्लें छुपाई, ना ही डेरे पे जाने वाले रास्ते से अनजान रखने के लिए इसकी आंखों पे कोई पट्टी बांधी गई। उनको मालूम था कि डॉक्टर कभी भी पुलिस को उनके बारे में नहीं बताएगा, और अगर बता भी दिया तो करम बादशाह इसका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन डॉक्टर का सबब कुछ बिगड़ जाएगा, ये सब बातें डॉक्टर भी जानता था। इसलिए इसने वहाँ जाके खामोशी से उनके ज़ख्मों का मुआयना करने के बाद एक पर्चे पे इन दवाओं के नाम और चीज़ें लिख दी जो इस वक्त दरपेश थीं, और दवाओं के आने तक पुरसुकून खामोशी से करम बादशाह की गोली निकाली और मरहम पट्टी करके इनको 2-3 इंजेक्शन लगा दिए। 2 घंटे बाद जब वो वहाँ से जाने को तैयार हुआ तो करम के एक आदमी ने इसके सामने नोटों की गड्डी रखी और पिस्तौल वाले हाथ से इसे उठाने का इशारा किया। डॉक्टर ने सांस
ठंडी सांस भर के वो पैसे ले लिए। ये हमारी तरफ से तोहफ़ा है, मेरे इलाज के लिए नहीं, बल्कि ये इसलिए कि तुम अपनी ज़बान बंद रखना। करम बादशाह ने अपनी पाटदार आवाज़ में कहा। बहुत सारे तकियों के सहारे दराज अब वो पहले से बेहतर नज़र आ रहा था। ज़ख्मी कंधे पे पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ से एक बारीक पिन जो औरतों अपने बालों में लगाती हैं अपने कान में खारिज कर रहा था। ये इसकी ख़ास आदत थी। जब वो फारिग बैठा होता या सोने के लिए बिस्तर पे दराज होता, अपने कानों में ये पिन घुमाता रहता था। इसके बाद भी वो 2-3 मरतबा डॉक्टर को यहाँ उठा आना पड़ा था और इसने अपनी ज़बान बंद ही रखी थी। बेशक वो डॉक्टर था, अच्छी भली पोस्ट पे था, लेकिन इन लोगों से पंगा तो नहीं ले सकता था ना। डॉक्टर के वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। एक बहन थी जो इससे 10 साल बड़ी थी। शादी के बाद वो फैसलाबाद में अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। इसलिए डॉक्टर खालिद से करम बादशाह की तरफ आमद-ओ-रफ्त के बारे में किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन अब डॉक्टर से सवाल जवाब करने वाली आ गई थी। वो भी थी डॉक्टर की बीवी और इसकी बेवा खाला की सबसे छोटी बेटी डॉक्टर आलिया। डॉक्टर होने के बावजूद इसने एक आम BA पास लड़की को तरजीह दी, क्योंकि वो शादी के बाद हकीकी मायनों में घर का सुख चाहता था। इसे किसी डॉक्टर से शादी नहीं करनी थी जो सारा दिन अस्पताल और क्लिनिक के दरमियान घन चक्कर बन के घर घर हिस्ती को नौकरों के हवाले कर देती। आलिया ना सिर्फ समझदार बल्कि हद दर्जे की खूबसूरत और दिलकश भी थी। शादी के बाद वो बहुत खुश रहने लगा था और अक्सर सोचता था कि अगर कभी करम बादशाह की तरफ से बुलावा आ गया तो वो आलिया को क्या बताएगा, वो कहाँ जा रहा है। लेकिन शादी के 11 महीने गुजरने के बाद तक तो इसे करम बादशाह की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। लेकिन जिस दिन वो अपनी शादी की पहली सालगिरह वाली रात बाहर से डिनर करके वापस आ रहे थे, अभी कार इसने घर के सामने रोकी ही थी कि इसकी गाड़ी में जावा आके बैठ गया और अपनी कार अपने साथी के हवाले करके इसे पीछे आने का इशारा किया। डेरे पे चलो, जावा ने डॉक्टर को हुक्म दिया। डॉक्टर ने आलिया को होंठों पर उंगली रख के चुपचाप रहने का इशारा किया, जबकि आलिया का सांस तो जावा के हाथ में रिवॉल्वर देखकर सूख ही गया था। वो अपने साथ होने वाली कार्रवाई को डकैती की वारदात समझ रही थी। वो समझ रही थी डाकू किसी वीरान जगह पे ले जाके उनसे कार, मोबाइल फ़ोन और नकदी वगैरह छीन के उन्हें आबादी से दूर छोड़ देंगे, ताकि जब तक वो पुलिस को इत्तला करें इतने तक वो इनकी पहुंच से दूर जा चुके होंगे। जबकि डॉक्टर खालिद महमूद दिल में सोच रहा था कि वो जल्द से जल्द अपना ट्रांसफ़र और क्लिनिक और मकान का सौदा करके किसी दूसरे शहर में निकल जाएगा। इन्हीं सोचों में रास्ता कट गया। इसके पीछे आलिया भी डरी सहमी चलती हुई अंदर आ गई। अंदर ज़ख्मी कररा रहे थे, जबकि करम बादशाह हस्बे आदत लेडीज़ पिन से अपने कान खुजाने में लगा हुआ था। डॉक्टर ने डरी सहमी आलिया को एक कुर्सी पर बिठा के खामोश रहने की ताकीद की और खुद सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ से ज़ख्मियों के कर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। मरीज़ों को मुआयना करने के बाद इसने एक आदमी को दवाएं और इस वक्त ज़रूरत आने वाले इंजेक्शन और ऑपरेशन का सामान वगैरह लिख दिया, जो वह आदमी फ़ौरन लेकर निकल गया। दवा के आने तक इसने 2 दफ़ा कमरे के दरवाज़े पे आके आलिया को देखा, जो डरी सहमी हुई चारों तरफ देख रही थी, जबकि दूर से बैठे हुए करम बादशाह की नज़रें मुसलसल आलिया पे टिकी हुई थी। डॉक्टर इस सारी कार्रवाई से बेखबर इसी तरह ज़ख्मों का इलाज करता रहा जैसे वो इस वक्त अपने अस्पताल में हो और इसके मरीज़ इसके रहमो करम पर पड़े हों। इन ज़ख्मों से फारिग होकर वो बाहर आया तो बाहर का मंजर इसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। करम बादशाह इसकी प्यारी बीवी के बिल्कुल करीब कुर्सी पे बैठा था और इसकी तरफ बड़ी दिलचस्पी और गौर से देख रहा था, जबकि आलिया अपने होठों पे दुपट्टा रख के अपनी सिसकियाँ दबाने की कोशिश कर रही थी। वो अंदर ज़ख्मियों की देखभाल में ऐसा मसरूफ़ हो गया था कि इसे बाहर के हालात के बारे में कुछ खबर ही ना हो सकी। सब कुछ भूल भाल के वो तैश में आके करम बादशाह की तरफ बढ़ा ही था कि 2 बदमाशों ने इसे दबोच लिया। देख डॉक्टर बाबू, बात यह है कि हम पर तेरी बड़ी मेहरबानियाँ हैं। बेशक हम लोग कितने बुरे कितने ख़राब ही सही, लेकिन इतना तो जानते हैं कि अच्छाई का बदला कैसे दिया जाता है। इसलिए अब शोर शराबा ना कर, सीधा घर जा। ये तेरी ही बीवी है, तेरी ही रहेगी।
बस 2-4 दिन सब्र कर ले, फिर ये तेरे पास ही होगी। करम बादशाह ने अपने मखसूस अंदाज में कान खुजाने के दौरान बात की, जबकि डॉक्टर खालिद महमूद अपनी जगह से हिला तक नहीं। करम बादशाह, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन इसे जाने दो। डॉक्टर मिन्नतों पे उतर आया था। देख डॉक्टर, मैं चाहता तो तेरी खोपड़ी में सुराख कर सकता था, लेकिन अब हम तेरे बुरे भी नहीं हैं कि ये कह के वो भौंडे अंदाज में हंसा और इसे देखकर इसके चेहरे पे हंसने लगे। ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम पर थूकना भी नहीं पसंद करती। आलिया बेअख्तियार चिल्ला उठी, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अच्छा नहीं रुकेगी? अब भी नहीं रुकेगी? करम बादशाह ने झपट के डॉक्टर खालिद को पीछे से पकड़ा और पिस्तौल इसकी कनपट्टी पे रख दिया। फिर सब कुछ करम बादशाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो गया। डॉक्टर ने बड़ी भाग दौड़ की, कई पुलिस स्टेशन में जाके मदद तलब की, लेकिन किसी ने इसकी मदद ना की। आखिर किस में इतनी हिम्मत व जुर्रत थी कि करम बादशाह के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करता। आखिर आधी रात को वो मायूस होकर घर वापस आ गया। हर तरफ रात का सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। ऐसी काली रात जिसकी गोद में कई गुना जन्म ले लेते हैं, ऐसी ही काली रात में वो अपने घर की दाखिली दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ के रो रहा था। फिर 4 दिन बाद आलिया आ गई और 4 दिन तक वो फ़ोन बंद करके घर में पड़ा रहा। आलिया को सोफ़े पे बिठाकर वो इसके कदमों में बैठ के रोने लगा। आलिया तड़प के सोफ़े से उतर के नीचे बैठ गई और खालिद के गले लग गई। दोनों रो रहे थे। खालिद ने इसे तसल्ली दी कि वो ये शहर छोड़ देंगे और वो ये सब हादसा समझ के भूल जाए, लेकिन वो ये सब समझने को तैयार नहीं थी। अब वो जीना ही नहीं चाहती थी। जिस शरीफ और पाक दामन बीवी पे किसी गैर मर्द का साया भी पड़ा हुआ हो, इसे 4 दिन तक एक भेड़िया सिफत इंसान नोचता रहा हो, भला इसकी रूहानी तौर पर मौत कैसे वाक़ई ना होगी। वहाँ डेरे पर भी करम बादशाह ने इससे हर इस चीज़ को दूर रखा जिससे वो ख़ुद को नुकसान पहुँचा सके, जबकि नुकसान तो वो हो चुका था। आलिया की असमत का, इसके पंधार की, खालिद की इज़्ज़त का। आलिया की वापसी के बाद खालिद ने अस्पताल से छुट्टियां लीं, क्लिनिक पे अपने एक दोस्त को बिठाया। ख़ुद वो आलिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार के इसकी दिलजोई करना चाहता था, ताकि इसके दिल व दिमाग से इस हादसे के नतीजे में पैदा होने वाले असरात कम हो जाएं। डिप्रेशन इसके लिए अच्छा नहीं था। वो 4 माह की हामला थी, लेकिन इसकी सारी मोहब्बतें और तवज्जो रायगा गईं। करम के डेरे से वापस आने के बाद महज 13 दिन ही जी सकी। एक रात वो ऐसी सोई कि इसकी ज़िंदगी की रात अंधेरी हो गई। अपनी रूह पे लगे घाव के साथ वो इस जालिम दुनिया से मुंह मोड़ गई थी। इसके बाद तो जैसे डॉक्टर की दुनिया से दिल ही उचाट हो गया। दिल में मोहब्बत का मज़ार तामीर और सीने में इंतकाम की आग जल रही थी। इसकी बीवी की वफ़ात और कफन दफन के सिलसिले में डॉक्टर रऊफ़ सिद्दीकी ने इसकी बहुत मदद की। उसकी बीवी भी अक्सर उसके साथ आ जाती और आते हुए इसके लिए खाने पीने की अशिया भी लेते आते। डॉक्टर रऊफ़ सिद्दीकी इससे जूनियर था, लेकिन दोनों में बहुत कम अरसे में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दूसरे के घरों में भी आना जाना था। आलिया की मौत का सबको बहुत शदीद दुख था। ज़िंदगी अपने डगर पे रवां दवां थी, लेकिन डॉक्टर खालिद के दिल का बोझ वक्त के साथ बढ़ रहा था। एक दिन जब वो बोझ हद से ज़्यादा बढ़ गया तो इसने वो बोझ अपने दोस्त डॉक्टर रऊफ़ को सारा अहवाल कह कर किसी हद तक कम कर दिया था। रऊफ़ काफ़ी देर तक इसकी ये कहानी सुन के कुछ बोल ना सका। कुछ देर बाद इसने सर उठाया तो इसने देखा कि डॉक्टर की खालिद की आंखों से तवातर से आंसू बह रहे थे। रऊफ़ का दिल खालिद को इस हालत में देख के दुखी हो गया। आंसू औरत की पलकों पे गोया यूं टिके होते हैं, ज़रा सी कोई बात हो इधर बरसात शुरू, लेकिन मर्द तभी रोता है जब गम और बेकरारी इसके नस नस में सरात कर जाए। किसी ने सच ही कहा है कि आंसू तो वो खून है जिसे दुख ने बनाया होता है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। मेरा ये मशवरा है कि तुम डॉक्टर अज़रा के बारे में संजीदगी से सोचो। इसकी वालदा अक्सर अस्पताल आ जाती हैं, तुमको अच्छी तरह से जानती है, मेरी उनसे अच्छी वाक़फ़ियत है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अज़रा के लिए रिश्ते के हवाले से वो बहुत परेशान है। बेटा परदेश जाके बस किया है, वहीं शादी भी कर लिए, बस कभी कभी फ़ोन करके बेवा माँ और बहन की खैरियत पूछ लेता है। मेरा ख़्याल है तुम अज़रा के बारे में सोचो। इसकी शक्ल और सूरत बेहद
बेशक मामूली है लेकिन दिल सोने का है। वैसे भी अब करम बादशाह का तो तुमने क्या बिगाड़ लेना है, बता क्या करना है तूने अब। रऊफ़ ने खालिद के कंधे पे हाथ रख कर कहा, करना क्या है, बदला लेना है। मैं ने इससे खालिद की मुस्कुराहट बड़ी पुरस्कार थी। मेरे दोस्त, ऐसा कैसे मुमकिन है। वैसे भी अब मेरा ख़्याल है अब वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। नहीं, वो आलिया के मौत के कुछ दिन बाद मेरे घर आया था, कहता था तुम्हारी बीवी की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। यहाँ से तो वो ज़िंदा वापस गई थी। दूसरा, इसका ये भी हुक्म था कि ये शोहर छोड़ के जाने की सूरत में मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वो कहता है कि मैं इसके बारे में काफ़ी हद तक वाकिफ़ हूँ, इसलिए मेरे लिए बेहतर है कि इसके सामने ही रहूँ। लेकिन तुम देखना रऊफ़, मैं किस तरह अपनी आलिया का बदला इस दरिंदे से लेता हूँ। बस एक दफ़ा मौका मिल जाए। इसकी आवाज़ में जलती हुई आग की सी तपिश थी। खालिद ने दिन रात इस सोच में गुजार दिए कि किस तरह इस भेड़िए से बदला लिया जाए। ये तो तय था कि वो इससे खुलेआम इंतकाम नहीं ले सकता था। इस सूरत में इसके चेले से करम बादशाह के पास पहुंचने से पहले ही मौत की घाट उतार देते। सारे नताइज जानने के बावजूद इंतकाम की आग इसके दिलो दिमाग में भड़कती जा रही थी। आलिया की उजड़ी हुई हालत और वीरान आँखें से चैन नहीं लेने देती थी। वो कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज़ का तलब और चाह करता है, आखिरकार वो इसको हासिल कर ही लेता है। ऐसे ही डॉक्टर खालिद महमूद के साथ हुआ। आखिरकार इसको एक ऐसी चीज़ मिल गई जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। अब सिर्फ इसे मौके की तलाश थी और कुछ दिनों बाद इसे मौका मिल ही गया। इसे करम बादशाह ने बुलाया था और पहली मर्तबा करम बादशाह ने इसे डेरे के बजाय अपने घर बुलाया था। करम अपने घर के ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। इसके साथ आज सिर्फ इसका एक ख़ास आदमी जावेद उर्फ जावा था। डॉक्टर के अंदर आने के बाद जावा भी बाहर चला गया। करम अपने सामने मेज़ पे कुछ कागजात रख के बैठा था। डॉक्टर और इसके इस तरह घर बुलाने पे खासा हैरान था। डॉक्टर, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, थोड़ी देर पहले आई हैं। बात यह है कि मेरी दोनों बीवियों से शादी को काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन औलाद नहीं होती है। मेरी दोनों बीवियों की रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक ये दोनों ठीक हैं। अब मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि डॉक्टर, मैं अपने टेस्ट करवाना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम राजदारी से हो। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरा टेस्ट मुकम्मल राजदारी से हो, इसलिए तुम जाओ और किसी लेबॉर्ट्री के अमले को मुकम्मल राजदारी से ले आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मनों को इस बारे में कोई बात पता चले, इसलिए मैं ये काम घर ही में चाहता हूँ। जाहिर है जब बाहर निकलूँगा, टेस्ट कराऊँगा तो किसी न किसी ज़रिए से बात इन तक पहुँच जाएगी। जैसे हमारे बेशुमार मुखबर हैं तो जाहिर है उनके भी होंगे। वो अपने मखसूस अंदाज में खान खुजाने के दौरान तहकुमाना अंदाज में डॉक्टर से मुखातिब था। बात पूरी करके वो उठकर चला गया। इसके बाहर निकलते ही डॉक्टर ने गैर महसूस अंदाज में अपना काम कर लिया। करम बादशाह थोड़ी देर में चेक बुक लेकर वापस अपनी नशिस्त पर बैठ गया था। बैठते ही इसने दोबारा अपना कान खुजाने का मशगला शुरू कर दिया। इस काम में जितनी रकम लगेगी मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस राजदारी शर्त है। जावा, इसने जावा को आवाज़ दी तो जावा बोतल की जिन की तरह हाजिर हो गया। डॉक्टर को चेक काट दे। जबकि डॉक्टर का सारा वजूद आंखों में तब्दील हो गया था। इसकी आंखें वो मंजर देखना चाहती थीं जो चश्म तसव्वुर से इसने बारहा देखा था। डॉक्टर, ये रिपोर्ट पढ़कर देखो, क्या वो दोनों सच कहती हैं कि इन दोनों की रिपोर्ट ठीक है? कहीं वो मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही? डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने में दानिस्ता देर लगाई। इस दौरान वो बार बार कनखियों से करम बादशाह को देख रहा था। करम के चेहरे पे बेचैनी और तकलीफ़ के आसार नमूदार होने लगे। डॉक्टर ने बेख्तियार अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी। बेशक अल्लाह कभी मज़लूम को अकेला नहीं छोड़ता, इसीलिए अल्लाह भी डॉक्टर का साथ दे रहा था। अचानक करम बादशाह अपना सीना पकड़ के एक तरफ को झुका। जावा बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा। इसी असना में डॉक्टर ने वो चीज़ चुपके से उठाकर अपनी जेब में डाल ली थी जो करम बादशाह को इस हालत के सबब बनी थी। फिर वो भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। करम बादशाह अपना सीना मसलते हुए कारपेट पर लेट गया। इसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। डॉक्टर, कुछ करो, जावा मुसलसल ये कह रहा था। साथ साथ वो मोबाइल पे नंबर भी मिला रहा था। जब
कि डॉक्टर ये ही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो करम बादशाह को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। कभी इसका सीना दबाता, कभी ब्लड प्रेशर चेक करता। हैरत अंगेज़ तौर पे घर में से कोई भी ये गैर मामूली शोर सुनकर यहाँ नहीं आया। शायद घर में इन लोगों के सिवा कोई नहीं था। ये लो डॉक्टर, एम्बुलेंस का नंबर मिलाओ। जावा ने परेशान होकर फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाया। अब कोई फ़ायदा नहीं, ये मर चुका है, डॉक्टर ने आवाज़ में दुनिया जहाँ का दर्द समो के कहा। कुछ देर में घर में हुजूम होगा। करम बादशाह का बाप भी दौड़ता रोता पीटता आ गया। बाकी घर वाले भी आ गए। डॉक्टर खालिद ने सबको करम के मरने का सबब हार्ट अटैक ही बताया था। चूँकि जावा आखिरी वक्त इस वक्त करम के साथ था, इसके अचानक होने वाले मौत का चश्मदीद गवाह था, इसीलिए इसकी बात पर फ़ौरन यकीन कर लिया गया। करम के बाप ने सख्ती से हर किसी को हिदायत की कि करम की लाश को अस्पताल ना ले जाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि करम का पोस्टमार्टम हो। यूँ एक जालिम व जाबिर शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। इस वक्त वो अपने दोस्त रऊफ़ के सामने घर में बैठा हुआ था। इन दोनों के सामने चाय की भाप उड़ाती हुई 2 कप रखे थे, जो घर में आने के साथ ही रऊफ़ ने तैयार की थी। जबकि खालिद काफ़ी अजीब सी कैफियत में था। करम बादशाह की तरफ से आकर अपने घर में आया। कुछ अजीब सी कैफियत हो रही थी। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या गमज़दा। इसने घर आते ही रऊफ़ को फ़ौरन घर आने का कहा और करम बादशाह की मौत का बता के फ़ोन काट दिया। फ़ोन एक तरफ डाल के वो सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठ गया। वो शुरू से हसास और नरम तबीयत का मालिक था। इसके हाथों ने कई ज़िंदगियां बचाई थी, लेकिन उन हाथों ने किसी की ज़िंदगी नहीं ली थी। लेकिन जब इसे वो वक्त याद आ गया जब एक सुबह इसने आलिया को जगाया, तो इसकी मुर्दा आँखों में ना जाने कितने सवाल और तकलीफ़ें थीं। वो तो फ़ौरन ही इसके दिलो दिमाग में तब्दीली वाक़ हुई कि अच्छा हुआ कि इस दुनिया को इसने एक भेड़िए से निजात दिलाने में एक अहम किरदार अदा कर दिया। इसे वो सुबह बहुत अच्छी तरह याद थी जिसने इसकी ज़िंदगी में अंधेरी रात फैला दी थी, जब आलिया का बेचैन जिस्म इसके सामने था और इसकी कोख में परवरिश पाती इसकी औलाद दुनिया में आने से पहले ही इसके जालिम दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इसने आलिया को बेजान जिस्म को अपने सीने से लगाकर एक वादा किया था कि वो इस पर होने वाले जुल्म का बदला ज़रूर लेगा, और वो वादा आज इसने पूरा कर दिया था। रऊफ़ ने इसके सामने चाय ला के रखी, तब भी चाय से उठती भाप में ना जाने क्या ढूंढ रहा था। चाय पियो। रऊफ़ ने नरमी से इसके कंधे पे हाथ रखा, इसे मुतवज्जे किया। चाय पीने के दौरान खामोशी छाई रही। आखिर यार बता तो सही क्या हुआ है? करम बादशाह मर गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? जवाब में डॉक्टर खालिद ने इसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर रऊफ़ हैरत से काफ़ी देर तक कुछ बोल ना सका। यार, एक मामूली सी पिन किसी की मौत का सबब कैसे बन सकती है? बिल्कुल बन गई। अब खालिद खासा पुरसुकून नज़र आ रहा था। इसके होंठों पे एक पुरस्कार मुस्कुराहट वाज़े थी। बात यह है, मैंने कई दफ़ा करम बादशाह को जान से मारने के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी बेहतर मंसूबा मेरे जहन में ना आया। फिर एक दिन रात में मैं उदास होकर आलिया के सिंगार का सामान लेकर बैठ गया। एक एक चीज़ मुझे इसकी याद दिलाती। फिर अचानक मेरी नज़र बहुत सारी लेडीज़ पिंस पर पड़ी, जो बारीक और सिया रंग की होती हैं, और वो ख़वातीन अपने को कोई ख़ास हेयर स्टाइल बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती हैं। ये वही हेयर पिन थी जो करम बादशाह अक्सर अपने कानों में घुमाता था। बस एक ख़याल बिजली की तरह मेरे जहन में आ गया। मैंने दिन रात मेहनत की, हद तक कि अपनी इस तलाश में इंटरनेट को खंगाल डाला। तब कहीं मुझे एक चीज़ मिली। मैंने इससे वो पिन तैयार की, इसको एक छोटे से बॉक्स में डाल के हर वक्त अपने साथ रखने लगा कि ना जाने कब करम बादशाह इसकी तरफ बुलावा आ जाए और मुझे इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन इस पिन में आखिर ऐसा क्या था कि किसी की मौत की वजह बन जाए? इस पिन में एक बारीक और शफ़ाफ झिल्ली नुमा कैप्सूल मैंने एल्फ़ी के ज़रिए चिपकाया हुआ था। इस कैप्सूल में एक ख़ास किस्म का जहर भरा हुआ था, जो इंसानी जिस्म के लिए इतना मुहलिक तरीन था कि इसकी महज एक बूंद का 10वां हिस्सा ही इंसान के जिस्म के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये इतना तेज़ असर है कि किसी भी इंसान के जिस्म के सुराख से दाखिल हो सकता है।
जिस्म में दाखिल होने के महज 2-3 मिनट ही में ये खून में इस तरह बिगाड़ पैदा करता है कि खून की हालत ऐसी होने लगती है जैसे दूध में लीमू निचोड़ो तो इसकी फिटकियाँ सी बन जाती हैं, और खून में बनने वाली ये फुल्कियाँ हार्ट अटैक का सबब बन जाती हैं। बात पूरी करके खालिद दीवार के पास जाके खड़ा हो गया जहाँ इसकी और इसकी आलिया की तस्वीर लगी हुई थी। मैंने वादा पूरा कर दिया मेरी जान। आलिया की तस्वीर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए इसने कहा। इसकी आंखें आंसू से लबरेज थीं, जबकि होंठों पे वादा पूरा करने की वजह से बड़ी वाज़े मुस्कुराहट। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।